सो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन स्मॉल बी है, सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन स्मॉल सी है। दोनों बी और सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं और ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन whereas A is acceleration of block A with respect to wedge C। तो A ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेज C के रिस्पेक्ट में स्मॉल a के बराबर है। तो पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। ठीक, तो पहली बात तो अगर हम ऐसे देखें कि C के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो C के रिस्पेक्ट में C रुका होगा, C के रिस्पेक्ट में B का कितना होगा एक्सेलरेशन, B प्लस C के बराबर होगा। C के रिस्पेक्ट में B का एक्सेलरेशन B प्लस C के बराबर होगा और जो B प्लस C के रिस्पेक्ट में B का होगा एक्सेलरेशन वही होना चाहिए C के रिस्पेक्ट में A का भी एक्सेलरेशन। कंस्ट्रेंट से भाई जितना ये आगे जाएगा उतना ये भी नीचे जाएगा, तो क्या होना चाहिए, पहली बात तो A बराबर B प्लस C होना चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड में। ठीक, और दिया हुआ है कि B और C दोनों किसके बराबर है, B और C दोनों 1 के बराबर हैं। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। अब पूछा हुआ है कि A का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा। अब A का एक्सेलरेशन जो है C के रिस्पेक्ट में कितना है, C के रिस्पेक्ट में स्मॉल a है। ठीक है, और C का खुद का कितना एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, C का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में C है इस डायरेक्शन में। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ C एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ A कितना हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन AC प्लस एक्सेलरेशन ऑफ C, इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, है ना। अब एक्सेलरेशन ऑफ AC कितना है, ये A वेक्टर के बराबर है, A का एक्सेलरेशन C के रिस्पेक्ट में A वेक्टर के बराबर है प्लस C वेक्टर। ठीक, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ A ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या इस A वेक्टर और C वेक्टर का वेक्टर सम करना है और उनके बीच में जो एंगल है A और C के बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, वो कितना है 180 माइनस थीटा के बराबर है। तो जहाँ तक बात है एक्सेलरेशन ऑफ A के मैग्नीट्यूड की, तो वो बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक, और कॉस थीटा कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, A किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो ये 2 स्क्वायर प्लस C किसके बराबर है, 1 स्क्वायर के बराबर है, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू C का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा बराबर 1/2। ठीक, सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में ब्लॉक A और B मास m और 2m के रखे हुए हैं और ब्लॉक B के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स कितना 5 mg/2 लगना स्टार्ट होता है। ब्लॉक A जो है पहले राइट एंड पे था और ब्लॉक A और B के बीच में फ्रिक्शन को कितना कोफिशिएंट है 1/2 के बराबर है। तो इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से क्या होगा, B के रिस्पेक्ट में A जो है वो पीछे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो ये पूछा गया है कि जब ये ब्लॉक A जो है ब्लॉक B को छोड़ देगा उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद बोला हुआ है विंड बिगिंस टू ब्लो अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन किधर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है, विच एक्सर्ट्स ए फोर्स 5 mg/2 ऑन A, है ना। तो वो इसके ऊपर वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है जब वो ब्लॉक A B को छोड़ देता है ना। तो सबसे पहले तो क्योंकि इस प्रॉब्लम में दे ही रखा है कि A को B को छोड़ना है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लिमिटिंग वैल्यू ही होगी। तो B का अगर हम बनाएं BD, तो B के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो गया 5 mg/2 इधर की तरफ हो गया, और B के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा A और B के बीच में, है ना, नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है, तो B के रिस्पेक्ट में A जा रहा होगा पीछे, तो A के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ
और बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एन के बराबर होगी। म्यू कितना है, 1/2 दे रखा है, एन कितना है, mg के बराबर है ना। तो बी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स ऑन बी, अगर हम बोले नेट फोर्स ऑन बी कितना हो गया, नेट फोर्स ऑन बी हो गया 5 mg/2 माइनस mg/2। ठीक, ये कितना आ गया, ये आ गया 4 mg/2 विच इज इक्वल टू 2 mg। तो इसका कितना आ गया एक्सेलरेशन, 2 mg बराबर 2 ma कर देते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन आ गया b का, एक्सेलरेशन ऑफ b रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, वो g के बराबर हो गया राइट डायरेक्शन में। ठीक, पहली बात तो ये निकल के आ गई कि एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया g टूवर्ड्स राइट। ठीक, और जहाँ तक बात है a के एक्सेलरेशन की, तो a के ऊपर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कितना, F फ्रिक्शन फोर्स है उसके ऊपर लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, म्यू mg बराबर हम बोल दें MAA, तो m से m कैंसिल हो गया, तो A कितना आ गया, वो आ गया g/2 आ गया। ठीक, तो दोनों का ही एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, A का एक्सेलरेशन g/2 है और B का एक्सेलरेशन g है। ठीक है, लेकिन B का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में B का कितना हो गया एक्सेलरेशन, g/2 हो गया। तो A के रिस्पेक्ट में B मतलब A जो है या ऐसे बोले B के रिस्पेक्ट में A का कितना हो गया एक्सेलरेशन, B के रिस्पेक्ट में A का हो गया एक्सेलरेशन g/2 पीछे की तरफ। तो L लेंथ कवर करने में L बराबर हाफ g/2 इंटू t² टाइम लगेगा। ठीक, इतना टाइम लगेगा ब्लॉक A को ब्लॉक B को छोड़ने में। ठीक, तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉल्व करें इसको, अगर L की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 10/4 इंटू t², तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 2/5 का अंडर रूट। ठीक, ये यहाँ पे टाइम t1 निकाला हुआ है। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ब्लॉक A ब्लॉक B को छोड़ चुका होगा। ठीक, अब हम क्या करें, अब ये निकाल लें कि ब्लॉक A की वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब वो B को छोड़ेगा। तो ब्लॉक A की वेलोसिटी, ब्लॉक A का कितना एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, g/2 फॉरवर्ड है, g/2 उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। तो g/2 इंटू t1 वो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो g/2 इंटू √4L/g वो कितना हो जाएगा, √10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो A की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस समय पे कितनी हो जाएगी, √10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक, A की वेलोसिटी जब A B को छोड़ देगा। अब जो है इतने टाइम में इस वेलोसिटी से जा रहा है वो, तो अगर ये निकालना है कि उसकी x डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो उसको ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, उसको कितनी हाइट कवर करनी है, उसको हाइट करनी है कवर h z डायरेक्शन में। तो उसको जो टाइम लगेगा t2, वो t2 कितना हो जाएगा, अगर t2 उसको टाइम लगा तो t2 हो जाएगा कितना, √2h/g हो जाएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, √2h/g विच विल बी इक्वल टू 1/√10 सेकेंड। ठीक, तो 1/√10 सेकेंड में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, SS हो जाएगी, जो इसकी A की वेलोसिटी इंटू t2 विल बी इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हो जाएगी उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब पूछा क्या हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक A along x and y डायरेक्शन sx/sy। तो sx कितना आ गया, sx तो 1 मीटर के बराबर आ गया। sy निकालना है। अब sy कैसे निकालें, sy क्यों है, क्योंकि उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, mg/2। तो y डायरेक्शन में उसका कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, उसका y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g/2 हो जाएगा। ठीक, तो y डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है,
तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस वाई. एस वाई हो जाएगा सिंपली, जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है हाफ g/2 इंटू जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t2 का होल स्क्वायर. ठीक, तो एस वाई विल बी इक्वल टू हाफ g/2 इंटू t2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2h/g हो जाएगा. t2 की वैल्यू कितनी आई थी, t2 की वैल्यू √2h/g के बराबर आई थी, है ना. तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा. तो Sx/Sy कितना आ जाएगा, देयरफॉर 4 मीटर आ जाएगा. ठीक, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. फिर बोला हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जस्ट आफ्टर द ब्लॉक ए लीव्स बी. एज्यूम विंड डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ बी. तो हमें निकालना है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ठीक, अब जब ए जो है बी को छोड़ देगा तो बी के ऊपर लगने वाला कितना हो जाएगा फोर्स, वो 5 mg/2 था. तो 5 mg/2 उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जब छोड़ चुका है बराबर 2ma हो जाएगा. ठीक, तो ए एक्सेलरेशन ऑफ बी देयरफॉर कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा 5g/4, हम बोलेंगे आई कैप के लॉ. ठीक, अब जहाँ तक बात है ए की, जब वो छोड़ दिया तो ए का एक्सेलरेशन, अब उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो गया, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जेड डायरेक्शन में तो है ही, कितना जी, और उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल क्या वाई डायरेक्शन में भी है, कितना g/2. ठीक, तो अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5g/4 आई कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, वो कितना है, वो है g k कैप माइनस g/2 j कैप. ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जब ब्लॉक बी ब्लॉक ए को छोड़ देगा. इसी का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड. ठीक है, इसी का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी 3√5/4 इंटू जी. ठीक, ये वही यहाँ पे निकाला हुआ मैग्नीट्यूड. ये तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया है. तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस जी 1 हो जाएगा, और 5/4 कितना हो जाएगा, 25/16. इसी का हमने मैग्नीट्यूड निकाला है. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ. सो ये कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक वेज रखा हुआ है ऑफ मास कैपिटल M. ठीक, और इसको हम लेफ़्ट के टुवर्ड्स पुल कर रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन g cot थीटा. उसके ऊपर एक स्मॉल मास M रखा है. ठीक है, और कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं दे रखा है इस केस में. तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहले तो इस सवाल को करने के लिए क्या किया जाए, हम इस वेज के रेफरेंस फ्रेम में इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं. वेज के रेफरेंस फ्रेम में उसके ऊपर बस एक फोर्स लगा दें इधर की तरफ, कितना, mg cot थीटा के बराबर. ठीक, mg cot थीटा क्या हो गया, mg cot थीटा इसके ऊपर लगने वाला सूडो फोर्स हो गया. उसके अलावा इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, अपना वेट है mg, और एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n इस डायरेक्शन में. ठीक, तो अगर हम बोलें कि नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है इस डायरेक्शन में, तो क्या क्या हो गया, नॉर्मल प्लस mg का ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा. ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा. तो mg कितना कंपोनेंट, mg cot थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg का अदर कंपोनेंट वो कितना होता है, वो mg cos थीटा के बराबर होता है. ठीक, तो n प्लस mg cot थीटा कितना हो गया, cos थीटा बाई साइन थीटा. तो ये mg cos थीटा हो गया बराबर कितना हो गया, बराबर mg cos थीटा हो गया फिर से. ठीक, तो n कितना आ गया, n इफेक्टिवली 0 आ गया. n 0 आने का क्या मतलब है कि इसके कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं, और n अगर 0 होगा तो इफेक्टिवली कोई इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, और इस मास के ऊपर सिर्फ फोर्स लगेगा mg. तो m मास क्या करेगा, फ्री फॉल कर रहा होगा. ठीक, तो फ्री फॉल उसको करना है,
पहला सवाल ये है कि द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द ग्राउंड, तो अगर ये लंबाई L है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, L साइन थीटा हो जाएगी। तो L साइन थीटा वो फ्री फॉल करता हुआ गिर रहा है, तो L साइन थीटा बराबर क्या, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो टाइम इट विल टेक विल बी कितना, √2L साइन थीटा बाई जी। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक वो क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड ऑन द वेज, तो ग्राउंड जो है वेज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा भाई, इसके तो होने का कोई असर पड़ नहीं रहा, इसका एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल सिंपली mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक हैं, तीनों का मास m है, लेंथ l, तो इनिशियल जो है, जो a मास है उसकी वेलोसिटी बोला हुआ है u है टुवर्ड्स राइट, ठीक, और बाकी b और c रेस्ट पर हैं, और a और b के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर है। ठीक, तो a जो है b के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो बोला गया कि एट द इंस्टेंट a हैज़ कवर्ड डिस्टेंस l रिलेटिव टू ब्लॉक b। ठीक, तो b के रिस्पेक्ट में जब a डिस्टेंस l कवर कर लेगा, तो पूछा वेलोसिटी ऑफ द ऑल, तो बोला हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑल द ब्लॉक इज सेम। ठीक, तीनों की वेलोसिटी सेम है। तो इस सिस्टम में भाई पहली बात तो इस सिस्टम को अगर हमें इस पूरे को सिस्टम मान लें तो इसमें मोमेंटम कंजर्व रहना है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स। तो इनिशियल मोमेंटम अगर mu है, mu मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि तीनों की बाद में वेलोसिटी सेम है, तो 3m इंटू वी, एंड देयरफॉर v विल बी इक्वल टू u/3। ठीक, तो पहला पार्ट तो यही है, स्पीड ऑफ ब्लॉक A व्हेन इट जस्ट लूजेस कंटेक्ट विद B, उस समय तीनों की स्पीड बराबर है, वो कितनी हो जाएगी, u/3। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ 3 ब्लॉक। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, किसी भी फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u स्क्वायर के बराबर है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनली तीनों ही मास 3m चलने लगे u/3 वेलोसिटी से, तो ये हो गया kf। तो यहाँ से अगर हम नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाल लें, जो कि बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 mu स्क्वायर, यही बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन विल बी ए। ठीक, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ म्यू पूछा हुआ कितना है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होगा। ठीक है ना, तो वह ऐसा है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। तो अगर हम सिर्फ ए मास को देखते हैं, ए मास के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो बी के ऊपर वो बी लगा रहा है। ठीक, नीचे बी है, ऊपर ए है, लेकिन ए मास का जो पोर्शन बी के ऊपर है वो वेरिएबल है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, वो क्या होगा, विल ऑल्सो बी वेरिएबल। ठीक, एक ब्लॉक सी भी है, सी भी उसके कुछ वेट को कुछ इंस्टेंट के बाद उठा लेगा, है ना, तो ए और बी के बीच में जो लगने वाला नॉर्मल है वही कम हो जाएगा। ठीक, मान लो ए की एक्स लेंथ बी के ऊपर है, ठीक, तो जो वेट ऑफ ए होगा, वेट ऑफ ए अबव बी, वो हो जाएगा लेमडा एक्स इंटू जी के बराबर, जहाँ लेमडा किसके बराबर है, लेमडा है ए की मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ के बराबर है। ठीक, ये हो जाएगा नॉर्मल के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा ए और बी के बीच में लगने वाला, वो सिंपली म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स भी वेरिएबल होगा, तो म्यू इंटू एन कितना हो गया, म्यू लेमडा एक्स इंटू जी, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि लेंथ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, जो कितनी लेंथ इसके अंदर है ना, फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल होगा। और अगर इस वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स के लगते हुए ये मास जो है
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ता है dx, ये मास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पहले के कंपैरिजन में इट मूव्स फॉरवर्ड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, विल बी इक्वल टू कितना, माइनस एफ डी एक्स या माइनस म्यू लेमडा एक्स जी इंटू डी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालना है तो क्या किया जाए, वही यहाँ पे कर रखा है, म्यू इंटू लेमडा जी एस उसका वेट है, माइनस डी एक्स का इंटीग्रल करेंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, इनिशियली एक्स की वैल्यू एल है, फाइनल इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यूज को इंटीग्रल करने के बाद दिस इज द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक। इंटीग्रल करना है, सिंपल इंटीग्रल है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट है एल, अपर लिमिट है 0, ठीक। और जो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अब लेमडा की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर दी जाए कितनी, m बाई एल, तो ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा म्यू एम जी एल बाई 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है, यही तो बराबर किसके होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 1/3 mu स्क्वायर बराबर हम बोल देंगे म्यू एम जी एल बाई 2 के, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब बेसिकली हमने जो इससे पहले वाला रिजल्ट है जिसमें हमने टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली है, वो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर हो जाएगी बस, ठीक। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाल दिया यहाँ से, वो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे जो लग रहा है वो वेरिएबल है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। सो ये एक मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दोनों के ऊपर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 दे रखा है, ठीक है, और F1 F2 दो वेरिएबल फोर्स हम लगा रहे हैं, 10 kg और 20 kg मास के ऊपर अलग अलग केसेस दे रखे हैं। तो हमें निकालना है कि अलग अलग फोर्सेस के लिए F1 F2 के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा 10 kg और 20 kg के ऊपर, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी और उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पहली बात, F1 F2 आर गिवन, मैग्नीट्यूड मैच द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2, ठीक, एंड डायरेक्शन ऑफ F1 विथ करस्पॉन्डिंग टू F1 एंड F2 गिवन इन द, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है F1 है वो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स F1 इसके ऊपर लग रहा है इन दोनों के बीच में, और फ्रिक्शन फोर्स F2 इन दोनों के बीच की बात की गई, ठीक। तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज डिस्कस करनी पड़ेगी। उससे पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि हम एक निकाल लें कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। F1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, 0.5 इंटू 10 के बराबर, तो कितना हो जाएगा ये 50 न्यूटन हो जाएगा F1 की मैक्सिमम वैल्यू। और F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है, वो कितनी हो सकती है इन दोनों सरफेस के बीच में, वो 0.5 इंटू 20 इंटू 10 हो सकती है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, ठीक। मतलब F1 F2 की वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 50 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, ठीक है ना। तो पहला केस हम लेते हैं जबकि F2 है 120 न्यूटन और F1 है 40 न्यूटन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, प्रॉब्लम करने से पहले हमें ये बात नहीं मालूम कि मोशन किधर की तरफ होगा, ठीक। तो F2 लग रहा है, हम मान लेते हैं कि मोशन नहीं हो रहा, हम प्रॉब्लम को ऐसे स्टार्ट करेंगे कि मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर मोशन नहीं हो रहा है तो F2 फोर्स कितना है, 120 न्यूटन है, और F1 फोर्स कितना है, F1 फोर्स है 40 न्यूटन, ठीक। तो ऑब्वियस बात है अगर मोशन होता पूरे सिस्टम का एज ए होल, तो इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन के बराबर, ठीक। और अगर पूरा सिस्टम चला दें हम, तो पूरा सिस्टम के ऊपर मैक्स उस केस में किधर मूव करेगा वो, अगर हम बोलें कि ये पूरा सिस्टम मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पूरा सिस्टम कहाँ जाता, ये पूरा सिस्टम जाता राइट साइड में। अगर हम बोलें फ्रिक्शन है
तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसके राइट साइड में मोशन को अपोज करेगा, ठीक। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, वो लेफ्ट साइड में लग रहा होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दोनों ही केस में लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। अगर ये मोशन हो जाए स्टार्ट, है ना, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150 न्यूटन, जो कि 80 न्यूटन से बड़ा है। मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि मोशन इस केस में नहीं होने वाला, ठीक। अब अगर मोशन नहीं होने वाला तो हम देखते हैं कि 120 न्यूटन के साथ में क्या होगा। 120 न्यूटन जो मास है 20 kg वाला, 20 kg वाले का ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन इधर, ठीक। अगर ये रोप नहीं होती तो ये जो मास है इसके ऊपर लिमिटिंग कितना होता फ्रिक्शन फोर्स, वो 100 न्यूटन होता। तो ये जो मास है ये मूव कर जाता, ठीक। तो अगर हम बोलें कि इस फ्रिक्शन नहीं है, अगर मान लो रोप नहीं है, तो ये जो मास 20 kg वाला ये अपने आप राइट साइड मूव कर जाएगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की वो कितनी है, वो 100 न्यूटन के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस मास को किसी ने रोका हुआ है तो किसने रोक के रखा हुआ है, यहाँ की टेंशन T ने रोका हुआ है, तो टेंशन कितनी होनी चाहिए, 20 न्यूटन होनी चाहिए इस कंडीशन में, ठीक। सिमिलरली अब अगर दूसरे मास की बात करें 10 kg वाले के ऊपर, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, 20 न्यूटन। यहाँ से कितना फोर्स होगा F1, वो दे रखा है कितना, 40 न्यूटन। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और ये पूरा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो ए वाले ऑप्शन में जब F2 बराबर 120 और F1 बराबर 40 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स F2 बराबर होगा 100 न्यूटन और F1 बराबर होगा 20 न्यूटन, तो P एक सही ऑप्शन है। उसके अलावा यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ F1 इज आई कैप। तो F1 किधर है, इधर की तरफ है, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। यहाँ पे हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना, तो उसकी डायरेक्शन आई कैप के लॉन्ग है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। तो इसका आंसर एस बी होगा। तो हमें चारों ही ऑप्शन करने पड़ेंगे डिस्कस। अब अगर बात करें F2 वाले ऑप्शन की, जो 2 वाला ऑप्शन है उसमें कितना है, F2 बराबर 160 और F1 बराबर 40 न्यूटन, ठीक। तो F2 बराबर 160 न्यूटन है और F1 बराबर 40 न्यूटन है। अगेन इस बार क्या होगा, जो 20 kg वाला मास है वो अपनी लिमिटिंग कंडीशन में होगा, यहाँ से लग रहा है 160 न्यूटन, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 100। यहाँ कितनी टेंशन होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए 60 न्यूटन टेंशन होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ 60 न्यूटन टेंशन, तो यहाँ भी 60 न्यूटन टेंशन हो जाएगी। और इधर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है 40 न्यूटन फोर्स। तो इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का नेट हो जाएगा 40 किधर 20 न्यूटन इधर। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा 20 न्यूटन होगा, ठीक। तो बी वाले ऑप्शन में भी जो फ्रिक्शन F1 की वैल्यू है वो 100 ही होगी, F2 की वैल्यू 20 होगी, लेकिन इस बार जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो कितनी हो जाएगी, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगी, तो माइनस आई कैप हो जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर P और T होगा, ठीक। फाइनली अगर हम बात करें, दो और ऑप्शंस हैं, F2 बराबर है 60 न्यूटन और F1 बराबर है 90 न्यूटन, ठीक। तो इस बार F1 फोर्स बड़ा है, ठीक है। तो F1 फोर्स है 90 न्यूटन और F2 फोर्स है 60 न्यूटन। तो इस बार जो टेंडेंसी होगी मूव करने की वो किसकी होगी, 10 kg वाले ब्लॉक की होगी। तो 10 kg वाले ब्लॉक के ऊपर पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, वो कितना था, वो था कितना 50 न्यूटन, ठीक। तो इसको कौन रोक रहा है, इसको यहाँ की टेंशन रोक रही होगी, जो कि 40 न्यूटन के बराबर होगी। तो इस रोप में भी कितनी टेंशन हो जाएगी, वो भी 40 न्यूटन के बराबर हो जाएगी, ठीक।
तो इस मास के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स इधर की तरफ हो गया कितना 20 न्यूटन। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, इस मास के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, वो 20 न्यूटन ही हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये F2 है, ये क्या है, ये F1 है। F1 हो जाएगा 50 न्यूटन, F1 विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन, F2 विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। तो Q इसका सही ऑप्शन है। और जहाँ तक बात है फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन की, तो वो आई कैप के लॉन्ग है। ठीक, तो सी वाले का Q और S सही ऑप्शन है। और फाइनली हम बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में F1 कितना है, F1 है 90 न्यूटन, यहाँ बना रखा है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ही होगी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 50 न्यूटन होगा। तो रोप में कितनी टेंशन होगी, 40 न्यूटन फिर से हो जाएगी। यहाँ पे भी कितनी टेंशन होगी, 40 न्यूटन। इधर से लगने वाला फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया। तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 20 न्यूटन हो गया इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ठीक, तो F1 विल बी 50 न्यूटन, F2 विल बी 20 न्यूटन। और इस बार इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो अगेन आई कैप के लॉन्ग लगेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग लगेगा। तो इसका आंसर भी Q और S ही होगा। सो ये क्वेश्चन है जिसमें ये दे रखा है एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म है ऑफ लेंथ 8 मीटर और वो एक्स एक्सिस से 16 मीटर दूरी पर है, such that it is 16 मीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 8 मीटर फ्रॉम जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से वो 8 मीटर दूरी पर है। तो बोला हुआ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ v2 i कैप प्लस 25 j कैप मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू विंड। ठीक, और विंड वेलोसिटी कितनी दे रखी है, विंड वेलोसिटी दे रखी है v1 k कैप। तो विंड किधर फ्लो कर रही है, जो विंड फ्लो कर रही है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग फ्लो कर रही है विद द वेलोसिटी v1। ठीक, और पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, पार्टिकल की वेलोसिटी v2 i कैप प्लस 25 j कैप, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है विंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है उसका, v2 है, और जेड वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, 25 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी है विंड के रिस्पेक्ट में। और विंड किधर फ्लो कर रही है, विंड खुद फ्लो कर रही है जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक, उसके अलावा दे रखा है एट द सेम, जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एट द सेम इंस्टेंट द प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2i कैप प्लस 22.5 j कैप। ठीक, तो पहली बात तो कि पार्टिकल की वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट में v2 i कैप प्लस 25 j कैप के बराबर है। ठीक है, और विंड की वेलोसिटी कितनी है, विंड की वेलोसिटी है v1 k कैप। तो पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्ट टू विंड रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई। तो कितनी आ गई है, ये आ गई v2 i कैप प्लस 25 j कैप प्लस v1 k कैप। ठीक, ये आ गई पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। उसके अलावा एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, लेकिन प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है 2i कैप प्लस 2.5 j कैप। ठीक, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है -10 j कैप, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम ये निकालेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितना है। वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ठीक, वो कितना आ जाएगा, -10 j कैप माइनस 2i कैप
माइनस 2.5 जे कैप, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 12.5 जे कैप. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म. ठीक. और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी 0 है, तो वो ये वही वेलोसिटी है जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी. वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी v2i कैप प्लस 2.5 जे कैप प्लस v1k कैप. ठीक. तो ये बोला गया कि ये पार्टिकल जो है प्लेटफॉर्म पे आके गिर जाए. ठीक है. तो पहली बात तो अगर उस प्लेटफॉर्म, अगर हम ये प्रॉब्लम करें प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वाई डायरेक्शन में 25 है, और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का कितना एक्सेलरेशन है, माइनस 12.5 जे कैप के बराबर है. वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस 12.5 जे कैप के बराबर है, और पार्टिकल का जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 25 जे कैप के बराबर है. ठीक. तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g के बराबर होता है ना. 2u/g या बेसिकली यहाँ पे इफेक्टिव g हो गया. तो 2u कितना है, ये 2 इंटू पार्टिकल की वेलोसिटी 25 अपॉन g इफेक्टिव कितना है, g जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में वो कितना है, वो 12.5 के बराबर है. तो कितना टाइम आ गया, 4 आ गया. तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 4 सेकेंड. ठीक. टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आई, 4 सेकेंड आ गई. उसके अलावा अब बोला हुआ है कि व्हाट शुड बी द, जो ऑप्शन पी है लिस्ट 1 में, जो ऑप्शन पी है वो क्या है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ v2 इन मीटर पर सेकेंड सो दैट द पार्टिकल हिट्स द प्लेटफॉर्म और द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म. ठीक. तो v2 किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, v2 जो है वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है. v2 उसका कंपोनेंट है, पार्टिकल का x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है. ठीक. तो x डायरेक्शन में इस पार्टिकल को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, x डायरेक्शन में जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है कितनी है, वो 8 मीटर के बराबर. x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस जो कवर करनी है कितनी है, वो 8 मीटर के बराबर, ये वाली 8 मीटर. और x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, पार्टिकल का प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में माइनस 2i कैप. तो अगर हम बोलें कि इन x डायरेक्शन कांस्टेंट इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा. यू एक्स कितना है, यू एक्स ही हमको निकालना है. x कितना है, 8 है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 4 आया. तो 8 बराबर यू एक्स की वैल्यू v2 है इंटू 4 माइनस हाफ ए एक्स की वैल्यू है 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर. ठीक. तो यही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, v2 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर. इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके v2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा. ठीक. सिमिलरली हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ v1 सो दैट द पार्टिकल हिट्स द प्लेटफॉर्म. अगेन अगर हम बात करें v1 कौन सी वेलोसिटी है, v1 पार्टिकल की वेलोसिटी है z डायरेक्शन में. ठीक. v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन z डायरेक्शन. लेकिन z डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो z डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपली कितनी है, z डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल को करनी कवर मिनिमम वो कितनी है, वो 16 मीटर है. ठीक. तो z डायरेक्शन में क्या करेंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे, हम 16 बराबर जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है v1 इंटू जो टाइम ऑफ फ्लाइट है 4, जो v1 इंटू 4 है वो क्या होना चाहिए, 16 से बड़ा होना चाहिए, शुड बी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 16. तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 की वैल्यू शुड बी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगी. ठीक. तो v1 की वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगी. फिर लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है s वाला, वो क्या, वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. डिस्प्लेसमेंट पूछा है पार्टिकल की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन y डायरेक्शन. तो हमें उसका y कोऑर्डिनेट निकालना है व्हेन v2 हैज़ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. बेसिकली v2 की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब पार्टिकल
क्योंकि v2 को किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में, तो v2 क्योंकि x डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी है -2, तो v2 की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब पार्टिकल उस प्लेटफॉर्म को गिर जाएगा, है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है टिल द पार्टिकल हिज द प्लेटफॉर्म और एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक। तो उस समय हमें इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो v2i कैप प्लस 25j कैप प्लस v1 k कैप के बराबर थी। तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कितनी थी, 25 थी। तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10 इंटू 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, विल गेट 20। तो इसकी जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। v2 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम 4 आ रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 4, और 2t कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, वो 20 के बराबर हो जाएगी, जब वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जब वो प्लेटफॉर्म को हिट कर देगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि कांस्टेंट फोर्स F इसके ऊपर लग रहा है, एज शोन पुलिस एंड स्ट्रिंग आर लाइट, द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बोथ द पुलिस इज वर्टिकल एंड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टिंग पुली विथ मास m1 एंड m2 इज हॉरिजॉन्टल, ठीक। ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, इंपॉर्टेंट बात, एंड स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसका FBD बनाना है तीनों मासेस का। तो जहाँ तक बात है मास m1 की, तो मास ऐसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बात है मास m1 की, तो मास m1 के ऊपर सिंपली एक फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, उसको बैलेंस करने वाला T है। उसके अलावा mg और n1 का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है ना। इसको तो किधर मूव करना है, इस मास को तो m1 मास को तो हॉरिजॉन्टली ही मूव करना है। अगर हम बात करें मास m2 की, तो मास m2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या, T हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसको बैलेंस करने वाला कोई भी फोर्स नहीं। तो मास m2 को तो एक्सेलरेट करना ही करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मास कैपिटल M का एक्सेलरेशन। मास कैपिटल M की अगर हम बनाएं FBD, तो उसके ऊपर हमें मालूम है क्या, कि पुली के ऊपर जो भी फोर्स लगता है वो पुली उस फोर्स को सपोर्ट पे ट्रांसफ़र कर देती है। तो पुली के ऊपर T यहाँ से लग रहा है, T यहाँ से लग रहा है, ठीक। यहाँ पे जो पुली है उसके ऊपर T ऐसे लग रहा है, T यहाँ लग रहा है, तो वही मास के ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो पुली है उसके ऊपर T इधर लग रहा है, T इधर लग रहा है, तो T इधर लगेगा, T इधर लगेगा। मतलब क्या हुआ, इस जो मास के ऊपर नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स ऑन दिस मास विल बी इक्वल टू 0। तो ये मास मूव ही नहीं करेगा कभी, ठीक। एंड देयरफॉर सिर्फ मास m1 और m2 मूव करेंगे और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F/m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक। और टेंशन कितनी हो जाएगी स्ट्रिंग में, भाई m2 मास यहाँ से आ गया, इसका देखते हैं FBD। तो T बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से T बराबर हो जाएगा m2 इंटू A, ठीक। A की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो टेंशन कितनी हो जाएगी स्ट्रिंग में, टेंशन हो जाएगी m2 इंटू F/m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन ऑफ m कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ m1 और m2 कितना हो जाएगा, दोनों का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी A।